आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एमसीक्यू। ठीक है, तो एनाटॉमी किसे बोला जाता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी। ठीक है, प्लांट्स हो या एनिमल। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स एनिमल्स को जब हम बाहर से देखते हैं, बाहर से उसका फूल, फल, पत्ती, स्टेम जो बाहर से दिखता है उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। जब उसके अंदर का भाग का स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर के भागों का स्टडी करते हैं, उसको वो एनाटॉमी में आता है। ठीक है, एनाटॉमी उसको बोला जाता है। तो एनाटॉमी जो है उसको सबसे पहले एन ग्रीव एक साइंटिस्ट थे, उसने एनाटॉमी के बारे में बताए थे। ठीक है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, एन ग्रीव। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के चौधरी। ठीक है, सबसे पहले इंडियन जो है एक साइंटिस्ट जो कि एनाटॉमी के बारे में सब बताए थे, के चौधरी। ठीक है, तो एनाटॉमी में हम अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू किसे बोला जाता है? सेल, टिश्यू जो भी शरीर के अंदर पाया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो टिश्यू किसको बोला जाता है? मतलब ग्रुप ऑफ सेल जिसका ओरिजिन सेम टाइप का होता है और एक ही टाइप के फंक्शन करते हैं। ठीक है, एक ही जगह में प्रेजेंट ग्रुप ऑफ सेल जिसका ओरिजिन एक ही जगह से हुआ है और कॉमन फंक्शन एक ही साथ मिलके एक फंक्शन कंप्लीट करता है, उसको बोला जाता है टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू जो है दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलेंगे? कुछ सेल्स ऐसा होता है जो लगातार डिवीज़न करते रहते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है इमैच्योर सेल्स। कभी बुढ़ापा नहीं आता उस सेल का, लगातार सेल डिवीज़न करता रहता है। ठीक है, उसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ज़्यादातर स्टेम के जैसे प्लांट्स के सबसे ऊपर के भाग, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लगातार डिवीज़न करके प्लांट्स की लंबाई को बढ़ाते रहते हैं। रूट के सबसे नीचे के भाग में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है जो रूट की लंबाई को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है कि लगातार डिवीज़न करते रहते हैं और नए सेल बनाते रहते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब हम देखेंगे उसके सेल वॉल जो है बहुत पतला होता है, बहुत थीन सेल वॉल पाया जाता है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म, पूरा भरा हुआ साइटोप्लाज्म पाया जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा रहता है। इस टाइप के सेल ही लगातार डिवीज़न करते रहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर लिविंग मटेरियल पूरा भरा हुआ रहता है। नॉन लिविंग मटेरियल जैसे ही आता है उसमें उतने अच्छे से एक्टिविटी नहीं होता। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है लगातार डिवीज़न करके नए सेल बनाते रहते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे लगातार डिवीज़न करते हैं, लगातार डिवीज़न करते करते एक समय ऐसा आता है कुछ सेल का, कुछ टिश्यूज़ का, जो कि आगे और डिवीज़न नहीं करता, उसको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, उस समय सेल के चारों ओर लिग्निन, सुवेरिन, फिनोलिक एसिड ये सब जमा हो जाता है, तो मोटे हो जाते हैं सेल वॉल। मोटे हो जाने से दूसरे सेल के साथ रिलेशन चला जाता है। ठीक है, तो ये डेड सेल हो जाता है। तो परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है जो कि और आगे डिवीज़न नहीं करता, उसको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब जो लगातार डिवीज़न करके नए सेल बनाते रहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू को दो भागों में और बांटा जाता है पोजीशन के हिसाब से। जैसे कुछ जगह में टिश्यू जो रहता है एक ही टाइप के सेल से बना हुआ बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल एक ही टाइप का रहता है, मतलब सबका शेप, साइज सब एक टाइप का होता है, उसको बोलेंगे सिंपल टिश्यू। वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ जब टिश्यू रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल टिश्यू। और कुछ चीज़ें जैसे जाइलम, फ्लोएम, इसमें क्या होता है कई टाइप के सेल, अलग अलग सेल मिलके एक काम करता है, एक फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो उस समय उस टिश्यू को क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आता है, सिंपल टिश्यू मतलब एक ही टाइप के सेल से बना हुआ ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही काम करता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब कई अलग अलग टाइप के सेल्स मिलके जब एक काम करते हैं उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बहुत टाइप के सेल बना लगा हुआ रहता है इसमें। ठीक है,
तो सिंपल टिश्यू में आता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इस टाइप के सेल से बना हुआ चीज़ें जब रहता है। तो पेरेन्काइमा, बहुत सारी पेरेन्काइमाटस सेल्स जो है काम करता है, बहुत सारे कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बना हुआ जब टिश्यू रहता है। कॉम्प्लेक्स मतलब अलग अलग, जाइलेम, फ्लोएम। तो इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलेम, फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, हेट्रोजीनस टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के सेल्स मिलके बना हुआ टिश्यू। पेरेन्काइमा सेल्स जो होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से होता है। पेरेन्काइमा सेल्स जो है उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से होता है। बहुत अच्छे से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी उसी सेल में होता है जो सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा होता है। थिन सेल वॉल पाया जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा सा होगा, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, मेरिस्टेमेटिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से होता है। ऐसी पेरेन्काइमाटस सेल्स होता है, ठीक है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से होता है। तो पेरेन्काइमा सेल्स कई टाइप के पाए जाते हैं। कुछ पेरेन्काइमा को बोला जाता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा कब बोलेंगे? जब पेरेन्काइमाटस सेल्स के बीच में बहुत सारे एयर स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स होता है, मतलब पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होता है, उसको जब हम सेक्शन करते हैं, ठीक है, तब हम देखते हैं कि एक एक सेल बहुत दूर दूर में प्रेजेंट है, बीच में बहुत ज़्यादा एयर कैविटी पाया जाता है, एयर गैप। ठीक है, इस टाइप के जो पेरेन्काइमाटस सेल्स होता है इसको बोला जाता है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, बहुत सारे, जैसे लीप का जब सेक्शन करेंगे हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर जो पेरेन्काइमाटस सेल्स होता है उसमें क्लोरोफिल रहता है, वो फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाते हैं। पेरेन्काइमाटस सेल्स है लेकिन क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। इस टाइप का जो सेल होता है इसको बोला जाता है क्लोरेन्काइमा। ठीक है, स्टिलेट पेरेन्काइमा, कुछ पेरेन्काइमाटस सेल्स ऐसा होता है जो स्टार शेप होता है। ठीक है, जैसे बनाना प्लांट्स के पेट्यूल में पाए जाते हैं, कैना स्टेम में पाए जाते हैं स्टार शेप पेरेन्काइमाटस सेल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिलेट पेरेन्काइमा। कुछ स्टोरेज पेरेन्काइमा होता है। कुछ पेरेन्काइमाटस सेल्स ऐसा होता है जिसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोरेज पेरेन्काइमा। ठीक है, कुछ पेरेन्काइमाटस सेल्स ऐसा होता है जिसको बोला जाता है प्रोजेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा जो पेरिसाइकिल होता है, पेरिसाइकिल का जो सेल होता है उसके पेरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है, उसको बोला जाता है प्रोजेन्काइमा। इडियोब्लास्ट, कुछ पेरेन्काइमाटस सेल्स जो कि ग्रीन नहीं होता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें डला हुआ रहता है, जैसे क्रिस्टल, ऑयल, टैनिन, ये सब चीज़ें। मतलब पेरेन्काइमाटस सेल्स होता है जो नॉन ग्रीन होता है, ग्रीन नहीं होता, और इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें डला हुआ होता है, जैसे क्रिस्टल, ऑयल, टैनिन, इस टाइप की चीज़ें पड़ा रहता है, उसको हम बोलेंगे इडियोब्लास्ट। ठीक है, मतलब पेरेन्काइमाटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, लगातार डिवीज़न करते रहते हैं। पेरेन्काइमाटस सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक होता है, इसलिए थिन वॉल्ड रहता है, बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बहुत अच्छे से इसमें पाया जाता है, और बहुत टाइप के पेरेन्काइमा होता है, बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शन के हिसाब से अलग अलग पेरेन्काइमा होता है। ठीक है, जैसे जहाँ एयर ज़्यादा चाहिए, हाइड्रोफिटिक जो प्लांट्स होता है उसमें तैरने के लिए, फ्लोटिंग में हेल्प करने के लिए एयर गैप रहता है, इसलिए बीच बीच में पेरेन्काइमा के बीच बीच में बहुत सारा स्पेस रहता है, उसको बोलेंगे एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल वाले पेरेन्काइमा को बोलते हैं। स्टिलेट पेरेन्काइमा जो होता है उस स्टार शेप होता है। स्टोरेज पेरेन्काइमा के अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहता है। प्रोजेन्काइमा मतलब पेरिसाइकिल के जो पेरेन्काइमा होता है उसको प्रोजेन्काइमा बोलते हैं। इडियोब्लास्ट, इस टाइप से बहुत टाइप पेरेन्काइमाटस सेल्स पाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू जो होता है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। कोलेन्काइमा जो होता है इसमें भी सेल जो है उसके अंदर लिविंग मटेरियल भरा रहता है, प्रोटोप्लास्ट भरा रहता है और ये सेल लिविंग होता है, लेकिन इसके बाहर सेलुलोज का थिकनिंग पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज का थिकनिंग पेरेन्काइमा में भी पाया जाता है। पेरेन्काइमा का जो सेल होता है, सेल वॉल भी सेलुलोज का बना होता है, लेकिन कोलेन्काइमा का थोड़ा सा और मोटा सेलुलोज होता है। ठीक है, और कुछ कुछ जगह में इस टाइप का जमा हो जाता है, इसका शेप चेंज कर देता है, कुछ कुछ जगह में थोड़ा ज़्यादा सेलुलोज जमा होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोलेन्काइमा।
कोलेनकाइमा में पूरी तरह से प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है और इसमें भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। सेल वॉल थोड़ा मोटा होता है लेकिन अनइवन होता है, जैसे किसी जगह मोटा सेल वॉल, किसी जगह पतला सेल वॉल, किसी जगह मोटा, अनइवन थिकनिंग पाया जाता है। ठीक है, और अलग अलग पैटर्न बनाता है जैसे लैमेलर, एंगुलर, लैक्यूनेट। सेल वॉल जो होता है कोलेनकाइमाटस सेल्स का सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, लिग्निन बिल्कुल नहीं रहता, कोलेनकाइमा में लिग्निन नहीं रहता है। पेरेनकाइमा में भी सेलुलोज का ही बना होता है सेल वॉल, लिग्निन नहीं रहता। लेकिन स्क्लेरेनकाइमाटस जो सेल्स होता है उसमें लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमाटस जो सेल्स होता है वो डेड सेल होता है, डेड सेल होता है। इसमें डेड सेल जो होता है उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। दो टाइप के स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स होता है। कुछ स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं और कुछ गोल गोल होता है। ठीक है, जो लंबे होते हैं उसको बोला जाता है फाइबर्स, और जो दूसरे शेप का होता है उसको स्क्लेरॉइड्स बोलते हैं, स्क्लेरोइड्स। ठीक है, फाइबर्स जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर पाया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम के जो बाहर का रीजन रहता है उसमें फाइबर पाया जाता है। ठीक है, इसके फाइबर्स को बोला जाता है बस्ट फाइबर्स, बस्ट फाइबर्स बोलते हैं। देखो, जब पोजीशन के हिसाब से 3 टाइप के अलग टिश्यूज़ भी पाया जाता है। जैसे स्टेम है, ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के सबसे ऊपर के भाग में जो टिश्यूज़ लगातार डिवीज़न करते रहते हैं उसको बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 जगह में बटा रहता है प्लांट्स में। ठीक है, सबसे ऊपर जो एपिकल मेरिस्टेम, और जो प्लांट्स में हम लोग जानते हैं जो स्टेम होता है नोड और इंटरनोड में बटा होता है। नोड में ही ब्रांच और लीफ निकलता है। ठीक नोड जैसे इंटरनोड के नीचे कुछ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है जिससे लीफ बनता है, ब्रांच बनता है। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी सेल, इंटरकैलरी। ठीक है, और बीच में जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल मेरिस्टेम। 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। सबसे ऊपर एपिकल मेरिस्टेम, नोड में इंटरनोड के नीचे जो नोड पाया जाता है उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और बीच में पाया जाता है लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम जो है उसमें वस्कुलर बंडल्स आता है, कैम्बियम भी पाया जाता है जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होता है और प्लांट्स मोटाई में बढ़ता है। ठीक है, अब फाइबर्स जो होता है, फाइबर्स हम लोग पढ़े कि फाइबर्स लंबे लंबे होते हैं और स्क्लेरॉइड्स जो होते हैं ज़्यादातर अलग अलग शेप का होता है, लेकिन दोनों लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड मतलब मोटे लिग्निन का लेयर पाया जाता है दोनों में, और बीच के जो भाग रहता है ल्यूमेन बोलते हैं उसको, ल्यूमेन बहुत कम। ठीक है, तो इस टाइप का स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स होता है, इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को, सीधा खड़े होने में हेल्प करता है। जैसे कोकोनट के बीच के जो मीजोकर्व होता है, फाइबर जो मीजोकर्व का रहता है हम लोग जानते हैं कोकोनट के, वो फाइबर्स होता है। ठीक है, फ्लैक्स, हेम, जूट, ये सब फाइबर्स का बना होता है। और स्क्लेरॉइड्स अलग अलग टाइप के, इसका शेप अलग अलग टाइप का होता है स्क्लेरॉइड्स। किसी को बोला जाता है स्टोन सेल, किसी को बोला जाता है रॉड सेल, किसी को बोन सेल, स्टिलेट सेल, इन और फिलिफॉर्म स्क्लेरॉइड्स, मतलब बहुत अलग अलग शेप का होता है। ये ज़्यादातर लंबे नहीं होते, ऐसे मोटे मोटे होते हैं, इसके अंदर पूरा लिग्निन भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे स्टोन सेल। स्टोन सेल किस में पाया जाता है? जैसे पियर, गुआभा, जैसे हम नाशपाती को जब हम खाते हैं, खाते खाते हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम कुछ पत्थर टाइप का चबा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? स्टोन सेल, वो स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स होता है। ऐसे गुआभा मतलब अमरूद जो रहता है उसमें भी, उसके पल्प में भी पाया जाता है स्टोन सेल्स। ठीक है, रॉड सेल जो है वो पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के सीड में। लेग्यूमिनस मतलब दाल। ठीक है, जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, छिलका वाला जो रहता है उसके बाहर का भाग हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, वो हार्ड क्यों होता है? क्योंकि स्क्लेरेनकाइमाटस सेल से घिरा हुआ रहता है, और इस स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स को बोला जाता है रॉड सेल, रॉड जैसी शेप का होता है। ठीक है, बोन सेल भी बहुत सारे सीड्स के कोट में पाया जाता है। बहुत सारे सीड के जो छिलका होता है उसमें बोन सेल्स पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स, स्टिलेट सेल्स।
ठीक है। स्टेट सेल्स किस जगह में पाया जाता है? जैसे लोटस का जो फ्लावर होता है उसका जो डंडल होता है उस पेट्यूल में इस टाइप के स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स पाया जाता है, स्टिलेट सेल। ठीक है। लोटस के डंडल को जब हम पकड़ेंगे पूरे बहुत रफ होता है, ऐसा लगता है कि पूरा काटा काटा बाहर निकला हुआ रहता है। स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स होता है, इसको बोला जाता है स्टिलेट सेल। ठीक है। टी लीव्स के स्टेम में ऐसा होता है। ऐसे इंटरनल हेयर्स, फिलिफॉर्म स्क्लेरॉइड्स, मतलब स्क्लेरॉइड्स का बहुत सारे शेप का होता है। मेन 2 टाइप के होते हैं, एक फाइबर जो लंबे होते हैं और एक अलग अलग शेप का होता है। ठीक है। ये सब स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स होता है, डेड सेल होता है। जाइलम जो होता है, जाइलम का मेन काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम आता है। जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट्स में पहुंचाना। ठीक है। और फ्लोएम का काम होता है फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल बना रहे हैं वो पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाना। ठीक है। तो इन लोगों को वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, कॉन्डक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है, क्योंकि इसका काम होता है कॉन्डक्शन। ठीक है। तो जाइलम जो होता है वाटर कॉन्डक्टिंग प्लांट टिश्यू होता है जो 4 टाइप के एलिमेंट से बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। 4 चीज़ों से बना होता है। ठीक है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ये दोनों को एक साथ बोला जाता है ट्रैकियरी एलिमेंट्स। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? ट्रैकियरी एलिमेंट्स। और जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है, जाइलम पेरेन्काइमा पेरेन्काइमाटस सेल्स जैसा ही होता है। ठीक है। जैसे सिंपल पेरेन्काइमाटस सेल्स होता है ऐसे ही जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। और ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ये दोनों जो होता है डेड सेल होता है। ठीक है। जाइलम फाइबर्स भी डेड सेल होता है क्योंकि स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है। स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स जो है वो डेड सेल होता है। क्यों डेड सेल होता है? क्योंकि चारों ओर मोटे लिग्निन जमा हो जाता है। ठीक है। इसलिए सेल डेड हो जाता है। ट्रैकिड्स जो होता है उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं रहता। प्रोटोप्लास्ट क्यों नहीं रहता? क्योंकि डेड सेल जो होता है उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट जो है वो नहीं रहता। और 19 जैसे जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट रहता है। ठीक है। तो पूरे ज़्यादातर वुड के 95% वुड वाला जो भाग रहता है उसमें ट्रैकिड्स पाया जाता है, क्योंकि वेसल्स एब्सेंट तो ट्रैकिड्स पाया जाता है। ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स चारों पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म में जो वुड होता है वो 5% उसमें रहता है ट्रैकिड्स 5% रहता है। जिम्नोस्पर्म में 95% ट्रैकिड्स पाया जाता है वुड में। ठीक है। वुड मतलब सेकेंडरी जाइलम। तो ऐसा माना जाता है कि जाइलम जो होता है उसमें कुछ जाइलम जो होता है छोटा छोटा होता है, कुछ जाइलम के सेल्स जो है छोटा छोटा होता है, इसके अंदर के कैविटी कम रहता है, उसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम। और कुछ में ऐसे बड़े बड़े कैविटी वाले जाइलम पाया जाता है जिसको बोला जाता है मेटाजाइलम। ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहले जाइलम बना उसको प्रोटोजाइलम और जो बाद में बना उसको मेटाजाइलम। ठीक है। इसका कैविटी बड़ा, इसका कैविटी छोटा। डेवलपमेंटली द अर्लियर फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में जो सबसे पहले बना उसको प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना उसको मेटाजाइलम बोला जाता है। ठीक है। और वेसल्स जो है वो लिग्निफाइड होता है। ठीक है। ट्रैकिड्स भी लिग्निन, ट्रैकिड्स के चारों ओर भी लिग्निन पाया जाता है और वेसल्स के चारों ओर भी लिग्निन पाया जाता है। ठीक है। तो ट्रैकिड्स इस टाइप का, ट्रैकिड्स के जो बाहर का भाग होता है इस टाइप के होता है। कुछ ट्रैकिड्स के बाहर का भाग एन्यूलर इस टाइप का होता है बाहर, तो एन्यूलर बोलेंगे। जब स्पाइरल शेप में लिग्निन प्रेजेंट रहता है उसको स्पाइरल बोलेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे पोर टाइप का पाया जाता है जिसको बोलेंगे पिटेड ट्रैकिड्स। ठीक है। कुछ में जाल जैसा फैला हुआ लिग्निन पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट। ठीक है। जाइलम में जो ट्रैकिड्स रहता है, ट्रैकिड्स में जो लिग्निन पाया जाता है वो लिग्निन का भी अलग अलग टाइप से अरेंज रहता है। ऐसा होने से एन्यूलर, ऐसा होने से स्पाइरल, ऐसा पिटेड, ऐसा रेटिकुलेट। ठीक है। ट्रैकिड्स और वेसल्स को एक साथ क्या बोला जाता है? ट्रैकियरी एलिमेंट्स। दोनों डेड सेल्स होता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। वेसल्स पहले सिंगल सेल वाला होता है, ऐसे सिंगल सेल वाला वेसल्स पूरा नीचे से ऊपर तक लगा रहता है, क्योंकि वेसल्स से ही वाटर मिनरल का एब्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इस टाइप का होता है। बाद में क्या होता है? बीच वाला भाग जो है ख़राब हो जाता है,
इसलिए नीचे से ऊपर तक कॉन्टिन्यूअस पाइप बन जाता है, खाली पाइप जैसे स्ट्रॉ रहता है उस टाइप का पाइप नीचे से ऊपर तक वाटर एंड मिनरल पहुंचाने का काम करता है। वेसल्स ऐसा होता है। ये भी लिग्निफाइड, मतलब इसके भी वॉल जो है लिग्निन का बना होता है। ठीक है, अब देखो प्रोटोजाइलम के पोजीशन के हिसाब से 3 टाइप के इसका नाम रहता है। ठीक है, कई बार प्रोटोजाइलम जब हम किसी स्टेम को सेक्शन करेंगे, स्टेम को काटेंगे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, सबसे बाहर रहता है एपिडर्मिस, उसके बाद पेरेन्काइमाटस कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर अंदर रहता है जाइलेम, जाइलेम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो देखो जब जाइलेम 2 टाइप के होते हैं, एक छोटा बीच में कैविटी वाला, एक बड़े कैविटी वाला। प्रोटोजाइलम जो इसको बोलेंगे, मेटाजाइलम इसको बोलेंगे। जब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर रहता है, स्टेम को जब सेक्शन करेंगे प्रोटोजाइलम अंदर मेटाजाइलम बाहर, तब इसको बोलेंगे एंडार्क। ठीक है, कुछ में प्रोटोजाइलम बाहर रहता है, मेटाजाइलम अंदर की ओर रहता है, उसको बोलेंगे एक्सर्च। ठीक है, एक्सर्च मस्कुलर बंडल ज़्यादातर रूट में पाया जाता है, स्टेम में एंडर्क टाइप ज़्यादातर पाया जाता है। प्रोटोजाइलम अंदर की ओर तो एंडर्क, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर एक्सर्च, और कुछ स्टेम में ऐसा होता है कि प्रोटोजाइलम बीच में रहता है और दोनों साइड मेटाजाइलम रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेसोर्क। ठीक है, प्रोटोजाइलम के पोजीशन के हिसाब से जाइलम 3 टाइप के होते हैं, एंडर्क, एक्सर्च, मेसोर्क। जब प्रोटोजाइलम अंदर रहेगा एंडर्क, प्रोटोजाइलम बाहर रहेगा मेटाजाइलम अंदर, तब एक्सर्च, और जब प्रोटोजाइलम बीच में रहेगा, दोनों साइड मेटाजाइलम रहेगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, मेसोर्क। ठीक है, कुछ नहीं, प्रोटोजाइलम का मतलब होता है जिसमें कैविटी छोटा होता है और मेटाजाइलम साइज में बड़ा होता है, कैविटी बड़ा होता है। ठीक है, फ्लोएम इज़ द फूड कंडक्टिंग प्लांट टिश्यू। फ्लोएम जो होता है फूड मटेरियल सप्लाई करते हैं पूरे प्लांट में। तो फ्लोएम भी 4 टाइप के टिश्यू से बना होता है, सिप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। सिप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इसमें भी फ्लोएम फाइबर्स जो होता है स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है, जाइलेम फाइबर्स भी स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा सिंपल पेरेन्काइमा लाइक सेल्स होता है, जाइलेम पेरेन्काइमा भी सिंपल पेरेन्काइमा जैसा सेल होता है। ठीक है, मेन 2 चीज़ें होता है, सिप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। एक ही सेल के डिवीज़न से दोनों सेल बना, सिप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल, इसलिए सिप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल दोनों को सिस्टर सेल बोला जाता है। ठीक है, दोनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल। इन कैरोट्स मोर देन 1 कॉम्पेनियन सेल। देखो एक सेल जैसे हैं फ्लोएम का, एक सेल के अंदर एक ही कॉम्पेनियन सेल पाया जाता है। ठीक है, एक फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है और एक फ्लोएम फाइबर्स, एक सिप ट्यूब, ऐसा ही होता है। लेकिन कैरोट में ऐसा देखा गया है कि एक से ज़्यादा कॉम्पेनियन सेल पाया जाता है एक सेल में। ठीक है, सूट एपेक्स जो होता है एपिकल मेरिस्टेम, यंग लीफ प्राइमोर्डियम। सूट एपेक्स मतलब जो प्लांट्स के जो सूट होता है, स्टेम होता है, उसके सबसे एपिकल भाग जो रहता है इसको बोला जाता है सूट एपेक्स, उसमें लीफ प्राइमोर्डियम पाया जाता है। ठीक है, सूट के सबसे ऊपर भाग में छोटे छोटे लीफ पाया जाता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है, इसको बोला जाता है लीफ प्राइमोर्डियम। तो सूट एपेक्स जो है उसके एपिकल मेरिस्टेम में, एपिकल मेरिस्टेम वाला जो भाग रहता है उसमें यंग लीफ प्राइमोर्डियम पाया जाता है। फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स, जूट, हेम्प। जो फ्लैक्स, जूट, हेम्प वाला जो फाइबर रहता है उसको फ्लोएम फाइबर्स बोला जाता है। उससे बनता है रोप, रोप मतलब रस्सी, रस्सी बनता है जूट से, फ्लैक्स से, हेम्प से। वो फाइबर जो होता है वो फ्लोएम वाला फाइबर रहता है। ठीक है, पेरिसाइकिल एब्सेंट इन एक्वेटिक एंड पैरासाइटिक प्लांट। एक्वेटिक एंड पैरासाइटिक प्लांट्स जो होता है उसमें पेरिसाइकिल एब्सेंट रहता है। ठीक है, देखो पेरिसाइकिल क्या होता है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्टेम, स्टेम को जब हम सेक्शन करेंगे, ठीक है, स्टेम को जब हम सेक्शन करेंगे तो सबसे बाहर क्या दिखता है,
एक लेयर रहता है, सिंगल लेयर, इसको बोलेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, सेम को सेक्शन करेंगे, काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। सबसे बाहर का लेयर जो होता है वो रहता है सिंगल लेयर एपिडर्मिस, सिंगल लेयर एपिडर्मिस। इसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर रहता है, पतला क्यूटिकल का लेयर रहता है। ठीक है, उसके अंदर, इसके अंदर भाग में बहुत सारे पेरेन्काइमाटस सेल्स रहता है। तो पेरेन्काइमा हम लोग पढ़े हैं, सिंपल एक ही टाइप के जो सेल होता है। देखो, एक कोलेनकाइमा, ये पेरेन्काइमा, ये पूरे कॉर्टेक्स, इसको पूरा क्या बोला जाएगा? कॉर्टेक्स। सबसे बाहर सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाया जाता है, उसके अंदर के भाग को बोला जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है एक ही टाइप के सेल का बना होता है, जैसे कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा। ठीक है, मतलब सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू कोलेनकाइमा का बना होता है, इसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस। उसके बाद पेरेन्काइमा का बना होता है, इसको बोला जाता है पेरेन्काइमाटस कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है? एक सिंगल लेयर का एंडोडर्मिस पाया जाता है, एंडोडर्मिस। जब सेक्शन करेंगे ऐसा दिखेगा। उसके अंदर एक सिंगल लेयर का पाया जाता है पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल। ठीक है, ये भी पेरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है, हम लोग पढ़े थे। इसको बोला जाता है प्रोजेनकाइमा, ये पेरीसाइकिल। इसके अंदर रिंग में भस्कुलर बंडल पाया जाता है। जब हम डायकोट प्लांट्स जो होता है उसका सेक्शन करेंगे तो ऐसे दिखेगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर पेरेन्काइमाटस कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमाटस सेल्स का बना होता है, पेरेन्काइमा का कॉर्टेक्स। उसके अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद इसके अंदर भस्कुलर बंडल पाया जाता है जो कि रिंग में अरेंज रहता है। बीच में थोड़ा सा खाली जगह रहता है जिसको बोला जाता है पिथ। ठीक है, कोई भी स्टेम को, डाइकोट स्टेम को काटेंगे तो इसी टाइप का सेक्शन होगा। और जब मोनोकोट को काटेंगे, मोनोकोट स्टेम को जब हम काटेंगे, सबसे बाहर सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाया जाता है, उसके ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल के नीचे जो हाइपोडर्मिस, कुछ लेयर हाइपोडर्मिस पाया जाता है, वो इसमें डाइकोट में कोलेनकाइमाटस हाइपोडर्मिस, लेकिन मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स का बना कुछ लेयर हाइपोडर्मिस पाया जाता है। ठीक है, और मोनोकोट में क्या होता है? हाइपोडर्मिस के बाद पेरेन्काइमाटस कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल सब एब्सेंट रहता है। इसके सेक्शन जब करेंगे तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर स्क्लेरेनकाइमाटस सेल्स का हाइपोडर्मिस, उसके अंदर का भाग पूरा सेम, बस भस्कुलर बंडल बीच बीच में फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो इस भाग को बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू, और भस्कुलर बंडल को बोला जाता है स्कैटर्ड टाइप भस्कुलर बंडल। फैला हुआ रहता है भस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड भस्कुलर बंडल। ठीक है, तो इस टाइप का दिखता है, तो इसको बोला जाता है पेरीसाइकिल। पढ़े हम लोग, एंडोडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर रहता है उसको पेरीसाइकिल बोला जाता है। पेरीसाइकिल एब्सेंट रहता है एक्वेटिक एंड पैरासाइटिक प्लांट में। एक्वेटिक प्लांट में पेरीसाइकिल एब्सेंट रहता है, पैरासाइटिक प्लांट में पेरीसाइकिल एब्सेंट रहता है। ठीक है, पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के अंदर वाले लेयर को बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ए ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज टर्म डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखो, एनुअल रिंग किसे बोला जाता है वो देखना पड़ेगा। जब सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पहले तो पता चलेगा कि कैसा होता है। ठीक है, कोई भी स्टेम को देखो, प्लांट्स पहले छोटा सा प्लांट्स रहता है, कुछ लंबाई तक प्लांट्स बढ़ जाता है, तब उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। जब लंबाई में बढ़ता है प्लांट्स, ठीक है, तब क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी ग्रोथ हुआ प्लांट्स का। उसके बाद हम देखेंगे एक निश्चित लंबाई तक बढ़ने के बाद प्लांट्स के मोटाई बढ़ना चालू हो जाता है, प्लांट्स मोटे हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे तो क्या होता है इस टाइप का, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ होता है जिससे कि प्लांट्स की मोटाई बढ़ता है। सेकेंडरी ग्रोथ हम जब अच्छे से पता चलेगा हमको, तभी हमको पता चलेगा कि एनुअल रिंग क्या होता है। ठीक है, तो जब हम प्लांट्स के स्टेम को काटेंगे, अभी हम देखे थे कि सबसे बाहर एपिडर्मिस पाया जाता है, उसके अंदर कॉर्टेक्स पाया जाता है, उसके अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर पाया जाता है जिसको बोलेंगे पेरीसाइकिल, और उसके अंदर रिंग में भस्कुलर बंडल अरेंज रहता है। एक एक भस्कुलर बंडल को हम देखेंगे तो इसमें
अंदर की ओर जाइलेम, बाहर की ओर फ्लोएम। ये जाइलेम है, ये फ्लोएम है, और एक ऐसा लाइन रहता है जिसको बोला जाता है कैम्बियम। जाइलेम, फ्लोएम और कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम जो होता है वो डिवीज़न करना चालू कर देते हैं। पहले प्लांट्स का जो प्राइमरी ग्रोथ होता है, लंबाई में प्लांट्स बढ़ता है, तब इस टाइप का सेक्शन रहता है। ठीक है, उसके बाद जब मोटाई बढ़ना चालू होता है तो एक कैम्बियम एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं। अंदर वाले जो कैम्बियम रहे वो एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये जब एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं तो ये इसके बीच में जो पेरेन्काइमा सेल्स है, ठीक है, कैम्बियम के आसपास के जो सेल्स हैं, बीच वाले सेल भी एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं। कुछ मेडुलरी रेस का सेल रहता है जो एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये इसके अंदर वाले कैम्बियम और बीच वाले जो एक्टिव होकर नया नया सेल बनाया, दोनों एक साथ मिलके इस टाइप का रिंग बनाते हैं, कैम्बियम रिंग। ठीक है, इसके जब जाइलेम और फ्लोएम के बीच के जो कैम्बियम रहता है इसको बोला जाता है फेसिकुलर कैम्बियम। और उसके बाद बीच वाले सेल एक्टिव होकर जब डिवीज़न करना चालू कर देते हैं और इसके साथ मिलके रिंग बनाते हैं, तो दोनों वस्कुलर बंडल के बीच में जो नया सेल बना उसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, क्या है, सबसे पहले प्लांट्स एक निश्चित लंबाई तक बढ़ते हैं, उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद प्लांट्स मोटाई में बढ़ना चालू होता है जिसको बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा कि वस्कुलर बंडल जो रिंग में अरेंज रहता है, वस्कुलर बंडल को हम अच्छे से देखेंगे तो अंदर जाइलेम, बाहर फ्लोएम, बीच में कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम डिवीज़न करना चालू कर देते हैं जब प्लांट्स मोटाई में बढ़ना चालू होता है, तो उस कैम्बियम को बोला जाता है फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, जैसे ये डिवीज़न करेगा, डिवीज़न करने से क्या होगा, नए नए बहुत सारे सेल बनेंगे, नीचे की ओर धक्का देगा नया नया सेल, और बाहर की ओर भी धक्का देगा क्योंकि उसको जगह चाहिए रहने के लिए। तो उस दबाव से, उस प्रेशर से बीच वाले सेल एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होकर वो भी डिवीज़न करके नया सेल बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ए सेल और ए सेल मिला के एक रिंग बनाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कैम्बियम रिंग। और इस कैम्बियम को बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इसके बीच के कैम्बियम को बोलेंगे फेसिकुलर कैम्बियम। अब पूरे रिंग में डिवीज़न चालू हो जाता है। पूरे रिंग वाले सेल जो है लगातार डिवीज़न करके नए नए सेल बनाते रहते हैं। ठीक है, ये नए सेल जब डिवीज़न करके बनाएगा तो बाहर की ओर बहुत सारा सेल बनेगा, अंदर की ओर बहुत सारा सेल बनेगा, तो पूरे जगह को धक्का देगा। जो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल सबको धक्का देगा और अपना जो नए नए पूरे सेल बन रहा है वो जगह लेने की कोशिश करेगा। तो अंदर जो बनेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलेम, बाहर की ओर जो बनेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलेम बनाएगा, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। ठीक है, तो अंदर सेकेंडरी जाइलेम, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाने से क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई बढ़ता जाएगा क्योंकि उसको वो सेल जो है उसको जगह चाहिए, पहले से ही पूरा सेट है। ठीक है, पहले से ही एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, ये सब चीज़ें, वास्कुलर बंडल सब सेट है। और ज़्यादा कैम्बियम के एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा सेल बनेगा तो ये कि बाहर की ओर सेल धक्का देने लगेगा अपने पोजीशन पाने के लिए। ठीक है, तो बाहर की ओर जब धक्का देगा, बहुत सारा सेल जब इसमें कैम्बियम के एक्टिविटी से बन जाएगा तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल सब सेल डिवीज़न करना चालू कर देते हैं। सब सेल एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो जब डिवीज़न करना चालू करेंगे, इसमें नए नए सेल बनाएंगे, उसको बोला जाएगा कॉर्क कैम्बियम। अभी तक हम देखे थे, इसको बोलेंगे कैम्बियम, जाइलेम और फ्लोएम के बीच के कैम्बियम बोलेंगे फेसिकुलर कैम्बियम, और जब रिंग बीच में नया कैम्बियम बनता है उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब फेसिकुलर कैम्बियम डिवीज़न करके अंदर की ओर बनाता है सेकेंडरी। अभी पहले जो जाइलेम था उसको प्राइमरी जाइलेम बोलते हैं, पहले जो फ्लोएम था उसको प्राइमरी फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कैम्बियम के एक्टिविटी से अंदर की ओर जो नया सेल बनेगा उसको सेकेंडरी जाइलेम, कैम्बियम के एक्टिविटी से बाहर की ओर जो सेल बनेगा उसको सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलेम अंदर बनेगा, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। तो इससे इतने सारे सेल डिवीज़न से बनते रहने से यहाँ के सेल भी एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं।
और नए नए सेल बनाते रहते हैं। जो नए सेल बनाते हैं उसको बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम के सेल, जो नया नया सेल बाहर की ओर बना, उसमें लगातार डिवीज़न होना चालू हो जाता है। ये बाहर की ओर सेल बनाता है जिसको बोलेंगे कॉर्क, अंदर की ओर सेल बनाएगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्क जो बनेगा उस पेड़ की छाल, हम लोग देखे हैं बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसमें मोटे मोटे छाल होता है जो कि नॉन लिविंग होता है। ठीक है, वो कॉर्क, उसको बोलेंगे कॉर्क। और अंदर जो सेल बनता रहेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वो लिविंग सेल होता है। कौन बना रहे हैं? कॉर्क कैम्बियम, इसको कैम्बियम बोलेंगे। और बाहर जो डिवीज़न से जो नए नए सेल बनता है उसको क्या बोलेंगे? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम बाहर कॉर्क बनाएगा, अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। इस टाइप से प्लांट्स मोटाई में बढ़ता रहता है। ठीक है, अब देखो साल में 2 बार कैम्बियम की एक्टिविटी होता है और रिंग बनता है। जैसे ये डिवीज़न करेगा, ये पूरे कैम्बियम का रिंग बना। इस टाइप का रिंग साल में 2 बार बनता है, एक स्प्रिंग सीज़न में, एक ऑटम सीज़न में। स्प्रिंग सीज़न में हम लोग जानते हैं कि ऑटम सीज़न में प्लांट्स में पूरे पत्ती सब झड़ जाता है, और स्प्रिंग सीज़न में पूरे प्लांट्स में नया पत्ती आता है और पूरा प्लांट्स नए पत्ती से भर जाता है। ठीक है, हर साल ऐसा होता है। ऑटम सीज़न में पत्ती झड़ता है, स्प्रिंग सीज़न में पूरे प्लांट्स पत्ती से भर जाते हैं। तो स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है, ये जो कैम्बियम है इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छे से होता है, उस ज़्यादा से ज़्यादा उसको फूड मटेरियल मिलता है, इसलिए एक्टिव होके मोटा कैम्बियम रिंग बनाता है। और ऑटम सीज़न में क्या होता है, पूरे पत्ती झड़ जाता है तो प्लांट्स को ठीक से फूड मटेरियल मिलता नहीं है, लेकिन कैम्बियम का एक्टिविटी होता है, इसलिए एक पतला रिंग बनता है। एक साल में 2 रिंग बनता है, एक स्प्रिंग सीज़न में मोटा रिंग, एक ऑटम सीज़न में पतला रिंग। तो ऐसे हर साल बनता रहता है, हर साल एक मोटा रिंग, एक पतला रिंग, एक मोटा रिंग, एक पतला रिंग। इससे जब हम स्टेम को काटेंगे, जब बहुत एज वाला जो प्लांट्स रहता है उसके स्टेम को जब काटेंगे तो उसके स्टेम को देख के हमको पता चल जाएगा इस प्लांट्स का कितना एज है, क्योंकि जितना एज होगा 2-2 रिंग होगा। एक साल में एक स्प्रिंग वुड, एक ऑटम वुड पाया जाता है। 2 कैम्बियम रिंग बना, एक स्प्रिंग सीज़न का मोटा, एक ऑटम सीज़न का पतला। ऐसे हर साल 2-2 रिंग गिनेंगे तो उसको बोला जाता है एनुअल रिंग। ठीक है, पता चल गया। कैम्बियम की एक्टिविटी स्प्रिंग सीज़न में बहुत अच्छे से होता है, ऑटम सीज़न में बहुत अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि फूड मटेरियल उसको नहीं मिलता, पत्ती पूरा झड़ जाता है। स्प्रिंग सीज़न में नए नए पत्ती आते हैं, प्लांट्स में बहुत अच्छे से कैम्बियम एक्टिविटी होता है। मोटा रिंग, हर साल 2 रिंग बनता है, एक स्प्रिंग वुड का और एक ऑटम वुड का। एक मतलब स्प्रिंग जो होता है वो लाइट कलर का एक रिंग रहता है, ऑटम का रिंग जो होता है फूड मटेरियल अच्छे से नहीं मिलता है, किसी भी तरह से कैम्बियम रिंग बनाता है पतला एक, तो ये डार्क कलर का होता है। तो एक साल में 2 रिंग होगा, ऐसे पता चल जाता है प्लांट्स का एज। कि हर एक साल में 2-2 रिंग देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये प्लांट्स कितने एज का है। इसको बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, चलो डिटर्मिनेशन ऑफ एज। प्लांट ट्री का एज पता करने के लिए हमको एनुअल रिंग का काउंटिंग करना पड़ता है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, इन डायकॉट स्टेम बाइकोलेट्रल ओपन वास्कुलर बंडल प्रेजेंट फैमिली कुकुरबिटेसी। बाइकोलेट्रल ओपन वास्कुलर बंडल, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ओपन वास्कुलर बंडल और क्लोज वास्कुलर बंडल किसको बोला जाता है। देखो, एक वास्कुलर बंडल में क्या रहता है? जाइलेम। हम लोग अभी स्टेम में देखे कि अंदर की ओर जाइलेम, बाहर की ओर फ्लोएम, बीच में कैम्बियम। जब कैम्बियम प्रेजेंट रहता है इसको बोला जाता है ओपन वास्कुलर बंडल। बहुत सारे वास्कुलर बंडल ऐसा रहता है कि जाइलेम रहता है और फ्लोएम रहता है, बीच में कैम्बियम नहीं रहता, उसको बोला जाता है क्लोज वास्कुलर बंडल। ठीक है, देखो इस टाइप का वास्कुलर बंडल भी पाया जाता है जिसमें फ्लोएम रिंग में पाया जाता है बाहर और जाइलेम अंदर पाया जाता है। इस टाइप का जो वास्कुलर बंडल होता है इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक एम्फीक्राइबल, अंदर जाइलेम बाहर फ्लोएम, एक दूसरे को घेरे हुए रहते हैं, ऐसा वास्कुलर बंडल भी रहता है।
ठीक है। कॉन्सेंट्रिक क्यों? क्योंकि पूरी तरह से गोल है, अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम। इस टाइप का ये वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं, अंदर फ्लोएम बाहर जाइलम, लेकिन कॉन्सेंट्रिक। दोनों गोल है, दोनों एक दूसरे को ढके हैं, तो कॉन्सेंट्रिक एम्फी वेसल टाइप वास्कुलर बंडल बोलेंगे। ठीक है। इसको बोला जाता है रेडियल वास्कुलर बंडल। रूट में पाया जाता है। रूट को जब हम सेक्शन करेंगे तो जाइलम अलग दिखता है, ऐसे जाइलम, और फ्लोएम अलग। जाइलम फ्लोएम ऐसे ऑल्टरनेट प्रेजेंट रहता है। इस टाइप का जो वास्कुलर बंडल वो होता है, इसको बोला जाता है रेडियल टाइप वास्कुलर बंडल। ठीक है। डायकोस्टेम में जब हम वास्कुलर बंडल को देखेंगे तो इस टाइप का होता है, रिंग में प्रेजेंट रहता है और इस टाइप का होता है। इसमें क्या पॉइंटेड एंड जो है अंदर की ओर होता है। ठीक है। इसको बोला जाता है एंडर्क टाइप वास्कुलर बंडल, और इसमें पॉइंटेड एंड जो है बाहर की ओर है। इसको बोलेंगे एक्सर्च, मतलब प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम अंदर, तो इसको बोलेंगे एक्सर्च टाइप वास्कुलर बंडल। इसमें पॉइंटेड एंड अंदर मतलब प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर, एंडर्क टाइप वास्कुलर बंडल। ठीक है। इस टाइप के वास्कुलर बंडल जो है जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट पाया जाता है, इसको बोला जाता है रेडियल टाइप वास्कुलर बंडल। ये रूट में पाया जाता है, मोनोकॉट एंड डायकॉट रूट में इस टाइप के वास्कुलर बंडल पाया जाता है। जाइलम अलग फ्लोएम अलग, जाइलम अलग फ्लोएम ऑल्टरनेट टाइप में पाया जाता है। ठीक है। देखो कॉन्जॉइंट एंड ओपन वास्कुलर बंडल, इसमें जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, बीच में कैम्बियम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ओपन टाइप वास्कुलर बंडल। मिला हुआ है इसलिए कॉन्जॉइंट और ओपन। इसमें क्लोज फ्लोएम एंड जाइलम दोनों है, लेकिन कैम्बियम एब्सेंट। कैम्बियम जब एब्सेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे हम क्लोज वास्कुलर बंडल। जब कैम्बियम प्रेजेंट रहता है ओपन वास्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। ठीक है। कुछ वास्कुलर बंडल अलग टाइप का होता है। जब वास्कुलर बंडल को देखेंगे तो सबसे बाहर फ्लोएम और सबसे अंदर भी फ्लोएम, बीच में जाइलम, और यहाँ भी जाइलम के देखो ये बीच में जाइलम के बाहर कैम्बियम, यहाँ भी फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम। एक जाइलम है, दो कैम्बियम है, दो फ्लोएम है। इस टाइप का वास्कुलर बंडल पाया जाता है किसमें कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है। एक लाइन के लिए बहुत ज़्यादा समझना पड़ा है ना। कुकुरबिटेसी प्लांट्स का जो स्टेम रहता है उसमें जो वास्कुलर बंडल पाया जाता है उसको बोला जाता है बाइकोलेट्रल ओपन वास्कुलर बंडल। ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, बाइकोलेट्रल। ठीक है। बीच में जाइलम के दोनों साइड में कैम्बियम के दोनों साइड में फ्लोएम। इस टाइप का वास्कुलर बंडल को बोला जाता है बाइकोलेट्रल ओपन वास्कुलर बंडल, जो फैमिली कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। जैसे कुमड़ा, लौकी, ये सब कुकुरबिटेसी में आता है। इस फैमिली में स्टेम को सेक्शन करेंगे तो बाइकोलेट्रल वास्कुलर बंडल दिखता है। ठीक है। वास्कुलर टिश्यू डेवलप फ्रॉम प्लीरोम। एक अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी शूट एपेक्स गिवन बाय हैंस्टीन। जब प्लांट्स के सबसे जो स्टेम पाया जाता है, स्टेम का जो सबसे एपेक्स वाला भाग रहता है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मत दिए, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि एपेक्स वाले भाग के डिवीज़न से ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है और उसके डिवीज़न से ही प्लांट्स लंबाई में बढ़ता है। तो शूट के एपेक्स में क्या क्या पाया जाता है, किस टाइप के सेल उससे बनते हैं, इसको लेके कई साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी दिए। ठीक है। उसी में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है हिस्टोजन थ्योरी, हैंस्टीन ने दिए थे। हैंस्टीन ने 1870 में हिस्टोजन थ्योरी दिए थे। उसने क्या बोले, जो सबसे ऊपर स्टेम के जब एपेक्स को देखेंगे हम, एपेक्स को सबसे ऊपर एक लेयर रहता है जिसको बोला जाता है डार्माटोजेन, जिससे बनता है एपिडर्मिस। ठीक है। अब उसके नीचे सिंगल लेयर ऊपर की ओर, नीचे कई लेयर रहता है जिसको बोलेंगे पेरिब्लेम। ठीक है। पेरिब्लेम से क्या बनता है कॉर्टिकल टिश्यू, मतलब कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सब बनता है। और उस एकदम बीच में सेंटर में कुछ टिश्यू पाया जाता है जिसको बोला जाता है प्लीरोम से पीत और वास्कुलर बंडल बनता है। ठीक है। उसने क्या बोले, सबसे ऊपर पाया जाता है डार्माटोजेन जिससे एपिडर्मिस बनता है, उसके नीचे सिंगल लेयर टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलेंगे पेरिब्लेम, जिससे कॉर्टेक्स,
एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल बनता है, और सबसे नीचे सेंटर में जो सेल पाया जाता है उसको बोलेंगे प्लीरोम, जिससे वस्कुलर बंडल और पीत बनता है। ठीक है, तो वस्कुलर टिश्यू डेवलप फ्रॉम प्लीरोम, वस्कुलर टिश्यू प्लीरोम से डेवलप होता है। ये हिस्टोजन थ्योरी में हैंस्टीन के द्वारा दिया गया। द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड इन ए कम ऑफ शुगर केन इज वेरिएबली बिकॉज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में पहले ही बताया जा चुका था। सबसे ऊपर में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है उसको एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। नोड में जो मतलब इंटरनोड के नीचे कुछ टिश्यू पाया जाता है जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है। ठीक है, तो बैम्बू के प्लांट्स में लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स, पूरे डिफरेंट अलग अलग इंटरनोड पाए जाते हैं बैम्बू में। हम लोग जानते हैं नोड इंटरनोड, तो उसमें नीचे क्या पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, किसी भी प्लांट्स में इंटरनोड के नीचे बोलेंगे तो हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही हमको बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है इंटरनोड के नीचे पाया जाता है, और लैटरल मेरिस्टेम बीच में पाया जाता है सेंटर में, जिससे वस्कुलर बंडल बनता है। एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर पाया जाता है। इन बार्ली स्टेम वस्कुलर बंडल आर ओपन एंड स्कैटर्ड। बार्ली स्टेम में वस्कुलर बंडल ओपन एंड स्कैटर्ड टाइप होता है। हम लोग जानते हैं बार्ली जो है मोनोकॉट है। मोनोकॉट स्टेम के बारे में अभी अभी मैं बताई हूँ। मोनोकॉट स्टेम को जब काटेंगे तो वस्कुलर बंडल जो होता है चारों पूरे ग्राउंड टिश्यू में फैला हुआ रहता है, रिंग में नहीं पाया जाता। तो बार्ली का प्लांट्स जो है मोनोकॉट है, इसलिए उसमें भी उसी टाइप का ही पाया जाएगा। वस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड पाया जाता है। इसमें एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल कुछ अलग नहीं होता, पूरे भाग को ग्राउंड टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, पैलिसेड पेरेन्काइमा एब्सेंट इन लीप ऑफ सरगम। देखो लीप का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा पैलिसेड पेरेन्काइमा देखने के लिए। यह है लीप का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम जब डायकॉट प्लांट्स के लीप को सेक्शन करेंगे, डायकॉट प्लांट्स के लीप को जब हम सेक्शन करेंगे, लीप को जब काटेंगे, तब ऐसा दिखता है कि ऊपर एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाया जाता है, नीचे भी सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाया जाता है। ठीक है, तो लीप के अंदर दो टाइप के पेरेन्काइमाटस टिश्यू पाया जाता है। कुछ पेरेन्काइमाटस टिश्यू ऐसे लंबे लंबे होते हैं और बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं पाया जाता। इसको बोलेंगे, इसमें भी क्लोरोफिल भरा रहता है, इसको बोलेंगे पैलिसेड, पैलिसेड पेरेन्काइमा। और कुछ सेल ऐसा रहता है जैसे गोल गोल रहता है, बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जाता है, इसको बोलेंगे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, ये है डायकॉट लीप। डायकॉट लीप में दो टाइप के पेरेन्काइमाटस सेल्स पाया जाता है, एक को पैलिसेड, एक को स्पॉन्जी। लेकिन जब मोनोकॉट लीप को काटेंगे तो उसमें दो टाइप के सेल नहीं पाया जाता, एक ही टाइप के केवल स्पॉन्जी पाया जाता है, पैलिसेड पेरेन्काइमा नहीं पाया जाता। ठीक है, तो पैलिसेड पेरेन्काइमा एब्सेंट रहता है लीप ऑफ सरगम। सरगम जो होता है वो मोनोकॉट लीप होता है, इसलिए मोनोकॉट लीप में मेसोफिल जो है नॉट डिफरेंशिएटेड पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, दो भागों में डिवाइड नहीं रहता, एक ही टाइप के पेरेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है, रिडक्शन इन वस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू, क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो रहता है इसमें क्यूटिकल नहीं पाया जाता। हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होता है, पानी में ही पाया जाता है। ठीक है, क्यूटिकल क्यों रहता है? ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए क्यूटिकल पाया जाता है, लेकिन इसमें ट्रांसपिरेशन को कम करने की ज़रूरत नहीं। इसके हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो होता है उसमें वैक्स का लेयर रहता है, बाहर वैक्स का लेयर रहता है, क्योंकि पानी में रहता है फिर भी सड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वैक्स का लेयर पाया जाता है। तो वस्कुलर टिश्यू ठीक से डेवलप नहीं रहता, क्योंकि जाइलम का काम क्या होता है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट्स में पहुंचाना। ये प्लांट्स जो है वाटर में ही पाया जाने वाला होता है, इसलिए ज़्यादा वाटर की उसको ज़रूरत नहीं है, वाटर उसको मिलता ही रहता है। इसलिए उसके जो जाइलम होता है वो बिल्कुल रेड्यूस टाइप का होता है। कई बार जाइलम पूरी तरह से गायब भी हो जाता है, कैविटी बन जाता है। ठीक है, तो वस्कुलर टिश्यू रिड्यूस होता है, मैकेनिकल टिश्यू रिड्यूस होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है। ये सब चीज़ें हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के सेक्शन करने से ऐसा कैरेक्टर मिलता है।
ठीक है। हाइड्रोफाइटिक और एक्वेटिक प्लांट्स जो होता है उसमें वाटर लॉस होता नहीं है, इसीलिए क्योंकि ड्रॉट, विल्टिंग, ये सब चीज़ों के लिए ट्रांसपिरेशन कम करने की उसको ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें रिड्यूस वास्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल पाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू, क्यूटिकल अच्छे से डेवलप नहीं रहता। एनाटोमिकली फेयरली ओल्ड डायकॉट रूट्स इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओल्ड डायकॉट स्टेम बाय पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम इन द ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं बोला गया, डायकॉट रूट एंड डायकॉट स्टेम, ये दोनों के प्रोटोजाइलम में क्या अंतर रहता है। अभी अभी मैं बताई थी कि डायकॉट स्टेम जो रहता है ये इस टाइप का होता है, इसमें रिंग में वास्कुलर बंडल प्रेजेंट रहता है। पॉइंटेड एंड जो होता है अंदर की ओर रहता है और बाहर, पॉइंटेड एंड अंदर मतलब प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। प्रोटोजाइलम जब अंदर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंडर टाइप वास्कुलर बंडल। ये डायकॉट स्टेम। डायकॉट रूट में क्या होता है, पॉइंटेड एंड जो रहता है वो बाहर की ओर रहता है। ठीक है, इस टाइप का जाइलम पाया जाता है। पॉइंटेड एंड बाहर मतलब प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, मतलब एक्सर्च टाइप वास्कुलर बंडल। ठीक है। एनाटोमिकली ओल्ड डायकॉट रूट जो होता है एक्सर्च टाइप वास्कुलर बंडल पाया जाता है। डायकॉट स्टेम जो होता है एंडर टाइप वास्कुलर बंडल होता है। तो पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्या अंतर रहता है, तो प्रोटोजाइलम का पोजीशन के हिसाब से ही अंतर रहता है, बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायकॉट रूट जो होता है जाइलम एक्सर्च होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, और डायकॉट स्टेम जो होता है उसमें एंडर्क होता है क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होता है। प्रोटोजाइलम के हिसाब से ये नाम दिया जाता है, इससे यही डिफरेंस होता है स्टेम और रूट का। ठीक है। द चीफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म आर ट्रैकिड्स। हम लोग जानते हैं जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें 95% वुड में ट्रैकिड्स पाया जाता है। ठीक है। और कंडक्टिंग एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम, याद रखना है। ठीक है। चीप कंडक्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग एलिमेंट्स जाइलम में किस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म में कौन सा, ट्रैकिड्स। 95% ट्रैकिड्स पाया जाता है क्योंकि वेसल्स एब्सेंट रहता है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है। हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। हार्टवुड ब्लॉक्ड बाय नेबरिंग पैरेन्काइमा। देखो जब स्टेम को सेक्शन करेंगे तब हम लोग देखे हैं बहुत पुराना जो प्लांट्स होता है उसको जब काटा जाता है तो बीच वाला भाग पूरा काला टाइप का होता है और बाहर का भाग जो होता है हल्का होता है। ये अंदर वाला जो भाग होता है ये सेकेंडरी जाइलम होता है, जिससे फर्नीचर कुछ भी चीज़ें बनाएंगे हम लोग बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि यहाँ के जो सेल्स होता है बहुत ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ होते होते ऐसा हो जाता है कि अंदर वाले सेल्स पूरे डेड होता है, इसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होता, तो धीरे धीरे डेड सेल काला हो जाता है। इसको बोला जाता है हार्टवुड। ठीक है। हार्टवुड जो होता है सैपवुड से अलग, बाहर के जो वुड होता है लाइट कलर का होता है, इसमें थोड़ा लिविंग सेल बचा रहता है, इसको बोला जाता है सैपवुड। अंदर के वुड को हार्टवुड, जो डेड सेल होता है बाहर के लेयर को सैपवुड बोलेंगे। ठीक है। हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स। हार्डवुड सैपवुड से क्या डिफरेंस होता है, हार्डवुड जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाने के कारण डेड हो जाता है, नॉन लिविंग होता है, और बाहर के जो लकड़ी होता है इससे हम लोग फर्नीचर बनाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अंदर वाले जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसी से फर्नीचर बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है हार्टवुड। हार्टवुड में नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स डेड हो जाता है और कंडक्शन नहीं होता। ठीक है। हार्टवुड जो होता है बाहर के बाकी सेल से अलग हो जाता है, नेबरिंग पैरेन्काइमा सेल से अलग हो जाता है, और हार्टवुड में लिविंग सेल एब्सेंट रहता है, इसलिए हार्टवुड अलग होता है सैपवुड से। सैपवुड जो होता है लाइट कलर का होता है, इसमें लिविंग सेल प्रेजेंट रहता है। ठीक है। द कॉर्केम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडर्म। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कैसा होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे बाहर
बनता है कॉर्क, ऐसा बोला गया था। कॉर्क बनता है बाहर, अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है और बीच में रहता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से ही बाहर रहता है कॉर्क, अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है? पेरिडर्म। ठीक है, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों को एक साथ बोला जाएगा पेरिडर्म। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, एक्सेप्ट एंडोडर्मिस एंड vascular बंडल। ग्राउंड टिश्यू किसको बोला जाता है? मोनोकॉट के बारे में बताया गया था कि मोनोकॉट में एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स कुछ अलग नहीं रहता, पूरे पेरेन्काइमाटस सेल्स बना होता है, बीच में केवल vascular बंडल स्कैटर्ड टाइप पाया जाता है। ठीक है, तो ये बीच के पूरे भाग को बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, ये सब चीज़ें कुछ नहीं रहता, केवल vascular बंडल रहता है और एपिडर्मिस रहता है मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट स्टेम में। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम को सेक्शन करेंगे तो ग्राउंड टिश्यू ऐसा दिखता है। डायकॉट में ऐसा नहीं होता, डायकॉट में सब कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल सब प्रेजेंट रहता है। क्लोज vascular बंडल लैक कैम्बियम। क्लोज vascular बंडल किसको बोलेंगे? जिसमें कैम्बियम एब्सेंट रहता है। ओपन vascular बंडल किसको बोलेंगे? जब कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। बोला गया था vascular बंडल मतलब जाइलेम, फ्लोएम, कैम्बियम, ये तीनों को मिलकर ही vascular बंडल बोला जाता है। तो बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है ओपन vascular बंडल, बीच में कैम्बियम एब्सेंट रहता है क्लोज vascular बंडल। कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलेम एंड फ्लोएम, इसको बोलेंगे क्लोज vascular बंडल। ठीक है, द कॉमन बॉटल कर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फेलोजेन। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। सबसे बाहर को बोला जाता है कॉर्क, उसको फेलोजेन भी बोलते हैं। ठीक है, बीच में सेकेंडरी, बीच में रहता है कॉर्क कैम्बियम जिसको बोलेंगे फेलोडर्म, अंदर रहता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसको बोलेंगे फेलेन। फेलेन, फेलोजेन एंड फेलोडर्म तीनों को मिलके एक साथ बोला जाता है पेरिडर्म। कुछ प्लांट्स ऐसा रहता है जो बाहर का जो फेलेम रहता है कॉर्क, कॉर्क को बोलेंगे फेलेम। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलेंगे फेलोडर्म और फेलोजेन बोलेंगे बीच के कॉर्क कैम्बियम को, तीनों को एक साथ बोला जाता है पेरिडर्म। तो कुछ प्लांट्स के जो बाहर के कॉर्क रहता है उससे बोतल के ढक्कन बनाया जाता है, उस कॉर्क से बोतल का ढक्कन बनाया जाता है। किस प्लांट्स को यूज़ करते हैं? क्वेरकस। क्वेरकस प्लांट्स के जो कॉर्क रहता है बोतल के ढक्कन बनाने का काम आता है। ठीक है, चलो अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम नॉट ए लैटरल मेरिस्टेम, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड जो नोड में पाया जाता है, इंटरनोड के नीचे, इसको लैटरल मेरिस्टेम नहीं बोला जाता है। लैटरल मेरिस्टेम बीच में रहता है जो कि vascular बंडल बनाता है, उसको लैटरल मेरिस्टेम बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा मेरिस्टेम लैटरल मेरिस्टेम नहीं है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम आर दोस विच इनिशियल सेकेंडरी ग्रोथ। लैटरल मेरिस्टेम से ही vascular बंडल बनता है, मतलब इसी से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, प्लांट्स मोटाई में बढ़ता है। ठीक है, vascular कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, लैटरल मेरिस्टेम होता है। अब देखो हार्ड वुड, हार्ड वुड किसको बोलेंगे? हम लोग अभी पढ़े थे हार्ट वुड। हार्ट वुड किसको बोलते थे? अंदर के पूरे ब्लैक कलर के भाग को हार्ट वुड और बाहर के लाइट कलर को सैप वुड। लेकिन ये हार्ड वुड है, हार्ड वुड अलग चीज़ होता है। बहुत सारे प्लांट्स जो होता है उसमें वेसल्स प्रेजेंट रहता है, जैसे डाइकॉट प्लांट्स हम लोग पढ़े हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलेम पेरेन्काइमा, जाइलेम फाइबर्स चारों पाया जाता है। तो इसको बोलेंगे हार्ट वुड। जब प्लांट्स को सेक्शन करेंगे तो जितने वेसल्स रहता है उतना पोर पाया जाता है, बड़े बड़े पोर दिखेगा, उसको वेसल्स ऐसा ही दिखता है। ठीक है, वेसल्स प्रेजेंट मतलब उसको हार्ड वुड बोलेंगे, और सॉफ्ट वुड मतलब वेसल्स एब्सेंट। वेसल्स प्रेजेंट है मतलब पोर प्रेजेंट है, बहुत सारे पोर, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वेसल्स जो होता है नीचे से ऊपर तक स्ट्रॉ जैसा उठ जाता है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसको जब सेक्शन करेंगे तो ये पूरा ये खाली जगह दिखेगा ना, क्योंकि अंदर वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने के कारण ये खाली रहता है बीच वाला भाग, तो बड़े बड़े पूरे पोर रहेगा। तो पोरस वुड मतलब हार्ट वुड, वेसल प्रेजेंट, और सॉफ्ट वुड मतलब जिसमें वेसल्स एब्सेंट रहते हैं, जिससे जिम्नोस्पर्म, उसमें कोई पोर नहीं दिखता जब सेक्शन करेंगे, उसको बोला जाता है नॉन पोरस सॉफ्ट वुड। इन पेरिडर्म ओनली द कॉर्क इज मेड डेड सेल। ठीक है, कॉर्क जो होता है
जब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सबसे बाहर की तरफ कॉर्क बनता है और डेड सेल का बना होता है, जो पेड़ का छाल बनता है। ठीक है, द सेल्स ऑफ ऑल टिश्यूज इन बार्क आर मेड डेड सेल्स। बार्क वाला जो टिश्यूज, बार्क जो होता है, छाल जो होता है पेड़ का, वो पूरी तरह से डेड सेल होता है, उसको बोला जाता है कॉर्क। स्प्रिंग वुड लाइटर इन कलर, ऑटम वुड डार्क इन कलर। स्प्रिंग वुड जो होता है, हम लोग अभी पढ़े थे, नए नए पत्ती निकलता है, कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत अच्छे से होता है। तो स्प्रिंग वुड जो होता है लाइट कलर का होता है, और डार्क वुड जो होता है, ऑटम वुड डार्क कलर का होता है। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड बोलते हैं, ऑटम वुड को लेट वुड बोला जाता है। इन डाइकोट लीफ गट सेल ऑफ स्टोमेटा आर किडनी और बीन शेप्ड and contain more chloroplast. Monocot leaf, gut cell, stomata, dumbbell shape, contain few chloroplast. ठीक है, डाइकोट लीफ में स्टोमेटा जो होता है ऐसे बीन शेप होता है। ठीक है, स्टोमेटा हम लोग जानते हैं एपिडर्मिस के बाहर पाया जाता है, छोटे छोटे पोर पाया जाता है, जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। और मोनोकोट लीफ में स्टोमेटा जो होता है इस टाइप के डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप। डाइकोट लीफ में स्टोमेटा जो होता है उसका गार्ड सेल जो है वो ए शेप होता है, किडनी शेप, और मोनोकोट में डम्बल शेप होता है। हार्टवुड, हार्टवुड के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं, जो ब्लैक कलर का अंदर डार्क कलर का होता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं पाया जाता, मतलब डेड सेल होता है, इसलिए बीच के जो काला भाग जो डेड होता है, डेड मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता, इसलिए हार्टवुड बोलेंगे। सैपवुड मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें चल रहा है, इसलिए वो लाइट कलर का होता है, उसको सैपवुड बोलेंगे। हाइपोडर्मिस मेड ऑफ कोलेनकाइमा इन डाइकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम में हम लोग अभी इस देख लिए हैं, डाइकोट स्टेम को जब सेक्शन करेंगे सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे कोलेनकाइमाटस, हाइपोडर्मिस। लेकिन मोनोकोट स्टेम को जब सेक्शन करेंगे सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे स्क्लेरेनकाइमाटस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस जो होता है कोलेनकाइमाटस होता है डाइकोट स्टेम में, वास्कुलर बंडल रिंग में अरेंज रहता है डाइकोट में, और मोनोकोट स्टेम जो होता है उसमें हाइपोडर्मिस जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमाटस होता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिए पहले। ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है, और कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ये सब एंडोडर्मिस अलग अलग नहीं होता। एपिब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर रूट, जैसे स्टेम के आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, ऐसे रूट को सेक्शन करेंगे तो सबसे बाहर के लेयर को बोला जाता है एपिब्लेमा, एपिडर्मिस नहीं बोलते, एपिब्लेमा बोलते हैं। पियर एंड कोकोनट फ्रूट हैविंग स्क्लेरॉइड्स, पियर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। पियर नाशपाती, नाशपाती को जब चबाते हैं तब लगता है कि पत्थर छोटे छोटे